गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स की क्लास का है और फिफ्थ चैप्टर है हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग क्या है? हम यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी डेटा या इतना बड़ा डेटा होता है कि हम उसको एक साथ डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते या उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मान लो इंडिया की पॉपुलेशन का कोई डेटा है, उसे हम इतना डिस्क्रिप्टिव हम एक एक मैन और एक एक वुमेन का हम डेटा या एक एक स्टेट का डेटा नहीं ले सकते, उसे काउंट नहीं कर सकते या पर्टिकुलरली कोई रीजन का डेटा नहीं ले सकते। उसे काउंट करके उसकी टेंडेंसी हम मालूम नहीं कर सकते एक मेजर रूप में। सो हम इस ढंग से इसको करेंगे कि हम जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसके आधार पर हम पूरी पॉपुलेशन का एवोल्यूशन कर सकते हैं, उसके आधार पर मान सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें मीनिंग बताती है कि इसके आधार पर हम किसी भी चीज़ या किसी भी डेटा का हम उसको इजीली हम मेजर कर सकते हैं या हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। आज हम इसके अंदर तीन तरह के फॉर्मूले होते हैं, मीन, मोड, मीडियन। इन तीन और एवरेज के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। परंतु अगर हम इसे मानते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है, अगर हम मिड पॉइंट निकाल के हम किसी चीज़ का एवरेज निकाल लेते हैं या हम उससे किसी फॉर्मूले के थ्रू कंपेयर कर लेते हैं तो हम इजीली उसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा हम पूरे फॉर्मूले के द्वारा हम पूरे डेटास को शॉर्ट रूप में हम पढ़ सकते हैं या उसका एवरेज निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यही है कि हम किसी भी बड़े डेटा को छोटे रूप में निकालकर हम पढ़ सकते हैं या उसका पूरा एवरेज निकाल सकते हैं। मतलब इसे कह सकते हैं हम एवरेज स्टडी ऑफ द डेटा। सो इट इज कंटिन्यूएट। अब इसका पर्पस यही है कि जो मैंने अभी पर्पस बताया सेंट्रल टेंडेंसी का, कि इसका ब्रीफ जो डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं हम, उसको हम शॉर्ट रूप में किस ढंग से पढ़ सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का यहाँ मीनिंग आ रहा है कि हम एवरेज रूप में किस ढंग से हम उसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर्पस मैंने बता दिया। अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं, कैसे ये फंक्शन करता है, किस ढंग से ये इसे पूरा करता है। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ब्रीफ बड़ा बताया था, परंतु यहाँ पर इसका मीनिंग हम छोटे में रूप में ले रहे हैं कि हम किसी भी बड़े डेटा को छोटे रूप में हम कवर कर सकते हैं। सो यहाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं उस चीज का। सेकेंड है कंपेरिजन। कंपेरिजन हम किसी भी दो डेटा को मिला के उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। दो स्टेट की हम कंप्लीटली स्टडी कर सकते हैं, दो स्टूडेंट का डेटा हम कंपेयर कर सकते हैं। सो किसी भी रूप में हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके द्वारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कंपेरिजन हो सकता है किसी भी डेटा का। इसके बाद आता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। मान लो गवर्नमेंट ये बोलती है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है पर कैपिटल इनकम या फिर पर पर्टिकुलर किसी फैमिली का जो पर कैपिटल इनकम है वो 31,000 है। उस 31,000 का हम लोग मतलब एक एवरेज माना है पूरे टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का, कि मान लो एक फैमिली का 31 है, मतलब कि सभी का सेम सा ही है। सो हम उस 31 के आधार पर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना सकती है। उस एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी मान लीजिए इसकी सबकी फैमिलीज की टोटल इनकम इतनी है, तो उसके आधार पर गवर्नमेंट उनकी इंक्रीज करने के लिए, उनकी पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करने के लिए कई पॉलिसीज बना सकती है। इन पॉलिसीज के आधार पर ये सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पर गवर्नमेंट कई पॉलिसीज बना सकती है। तो फर्स्ट आ गया ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, सेकेंड आ गया कंपेरिजन कर सकते हैं, थर्ड आ गया इसका फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बना सकती है। इसके बाद वन वैल्यू फॉर ऑल। अब मैंने कहीं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे वन वैल्यू फॉर अभी मैंने आपको बताया कि पर कैपिटल इनकम, पर्टिकुलर एक परिवार की पर कैपिटल इनकम, एक फैमिली की पर कैपिटल इनकम के आधार पर सारे डेटा को हम मान सकते हैं। तो ये बताया था वन वैल्यू फॉर ऑल। हम सबकी टेंडेंसी के आधार पर सारी वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक टेंडेंसी के आधार पर हम सबकी टेंडेंसी मालूम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग, उसके मैंने पर्पस बताया आपको, और यहाँ पर मैंने फंक्शंस बताए हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब हमें इसे किन किन रूपों में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं या हम इसे किसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन के आधार पर हम इसे तीन सीरीज में भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक मीन बता रही हूँ, मीन के आधार पर आप इसको कैसे सेंट्रल टेंडेंसी को निकाल सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन के
के अंदर हम 3 सीरीज होती है, वो 3 सीरीज कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड है फ्रीक्वेंसी एरर और डिस्क्रीट सीरीज, थर्ड है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरह से आपका यहाँ पे डिस्क्राइब किया इसे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। हम 3 तरह से मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं फर्स्ट बता रही हूँ आपको, इसके अंदर हम इंडिविजुअल सीरीज का मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, उसके आधार पर आप स्टार्ट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट आता है डायरेक्ट मेथड और सेकंड आता है शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जिसके अंदर एक डेटा दिया हुआ होता है, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड में का एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। मान लो ये स्टूडेंट्स है, इन स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स है, उन सबके पास 5 मार्क्स दिए हुए हैं। इसके अंदर सिंपल रूप में हम बताते हैं, ये मीन का साइन होता है हमेशा। इसे हम मीन, x के ऊपर एक लाइन होती है, इसे हम मीन को कहते हैं। जैसे मीन कैलकुलेट करते हैं तो इसे मीन को ही डिराइव किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसको सिंपल फॉर्मूला ये बताएंगे कि इसके अंदर जो मीन निकालना है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हम इन सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 आया, 60 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 12। तो हमने यहाँ माना है कि सारे स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स कितना है? 12। यहाँ एवरेज से निकाला जाता है हर चीज, तो मीन को हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज से। सो हमने यहाँ पर माना एवरेज से। अब इसमें मैंने अभी बताया ये इंडिविजुअल सीरीज का आपका है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड मतलब कि सिर्फ मार्क्स दिए हुए हैं, उनका कैलकुलेशन कर दिया, अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट लगाया, तो ये डायरेक्ट मेथड आया। अब इसका सेकंड मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं? मान लो यहाँ मैंने जो एग्जांपल दिया है वो यहाँ पर ये बताया है पॉकेट अलाउंसेस। किसी के 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको पॉकेट मनी कितनी कितनी मिलती है, उस आधार पर मैंने ये डिवाइड किया। तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं x से। ये वाला x नहीं होता है, ये सिंपल x होता है। ये मीन का डिवाइड, जिसके ऊपर लाइन होती है वो मीन का साइन होता है, और ये सिंपल x मतलब कि यहाँ पर सिर्फ नंबर से डिनोट करते हैं हमने। अब यहाँ पर हम इस सीरीज को अज्यूम के आधार पर मान सकते हैं। अज्यूम मतलब किसी भी चीज को हम एक कल्पना के रूप में ले सकते हैं कि हमने अज्यूम किया, मैंने माना कि। तो यहाँ पर अज्यूम मीन मतलब कि इस सीरीज में से हम मिड पॉइंट को हम अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो सारे स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी कम से कम 18 या 40 के बीच है, ठीक, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ अज्यूम पॉइंट लिया है 40, तो ये अज्यूम मीन कहलाता है। इसके बाद आता है डिविएशन। डिविएशन मतलब डी को हम डिनोट करते हैं डिविएशन से। डिविएशन मतलब कि यहाँ पर बताया जाता है कि टोटल जो ये नंबर है उनमें से इन सबको माइनस करके हम निकाला जाता है। मान लो ये x है, x और ये a है, a डिवाइड x माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाता है? d निकाला जाता है, डिविएशन निकाला जाता है, पर स्टूडेंट का डिविएशन। अब हम इसके आधार पर हम ये फॉर्मूला यहाँ बन जाता है, मीन का फॉर्मूला ये बना है कि a अज्यूम मीन प्लस सिग्मा d। ये सिग्मा मतलब होल नंबर्स, होल का टोटल डिवाइड अपॉन n। अब इस फॉर्मूले को हम इस ढंग से यहाँ पर एक्सप्लेन मैं कर सकती हूँ आपको। वेट बेटा एक मिनट। इस फॉर्मूले के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि मान लो ये नंबर हमारे पास एक ही मनी दी हुई है यहाँ पर। इसके बाद टोटल मैंने ये माना है कि अब अज्यूम, हमारा अज्यूम मीन कितना था? हमारा अज्यूम मीन था 40। 40 को हम यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने ये भी लगाया है। मान लो 15 में से माइनस 40 में से सबको डिवाइड करना है, तो सॉरी डिवाइड किया है, माइनस करना है। 40 में से माइनस किया ये। अब ये सारे करने के बाद आप देखेंगे जब यहाँ पर 15 में से 40 बड़ा है तो यहाँ साइन आएगा माइनस का, तो ये सारे नेगेटिव आएंगे और ये सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी वो पॉजिटिव में आएगी। अब हमने इसको यहाँ पर कर लिया, तो इसके बाद जब नेगेटिव और पॉजिटिव हमें टोटल क्या निकालना है? हमें ये निकालना है डी, सिग्मा डी निकालना है हमें ये। तो इसके लिए हमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब जो माइनस है उन सबका नेगेटिव वालों को हमने ऐड किया और पॉजिटिव वालों को अलग ऐड करा, तो नेगेटिव वाले कितने आए हमारे पास? इन दोनों में से यदि मैंने इनको डिवाइड करा, जिसका साइन बड़ा आएगा, जो बड़ी संख्या होगी, याद रखिएगा यहाँ साइन का बहुत महत्व है। साइन का यहाँ पर अगर मैंने यहाँ माइनस है
तो ये माइनस से बड़ा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो माइनस के 60 आएंगे, माइनस के 60। इसके बाद मैंने इसको एग्जाम्पल रखा, यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मूला रखा, ये पूरा फॉर्मूला है, इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट करी। वैल्यू मेरी ए कितना है 40, मेरे पास टोटल आया माइनस 60 और नंबर ऑफ आइटम मेरे पास कितने हैं 10। इसको मैंने यहाँ किया, तो मैंने इसको यहाँ से किया तो 0 से 0 कट किया, इसके बाद मेरे पास क्या बचा माइनस का। जब मैंने ब्रैकेट ओपन करा, इस ब्रैकेट को ओपन करा तो प्लस माइनस माइनस आता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसके बिना आपका पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। जब यहाँ आया तो ये -40 में से -6 करें तो 34, मतलब कि मेरा टोटल एवरेज ऑफ स्टूडेंट जो मेरा मीन था वो 34 आया। सो आई थिंक आपको सेंट्रल टेंडेंसी का मीनिंग, उसके पर्पस, उसके फंक्शंस अच्छी तरह लर्न हो गए होंगे। इसके बाद मैंने आपको स्टार्ट करा था 3 तरह के मीन स्टार्ट किया मैंने अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में 3 सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज। उसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट सीरीज मैंने आपको बताई जिसमें सिंपल फॉर्मूला आता है, इंडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में अज्यूम मीन के द्वारा आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज का। थैंक यू।